नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर। हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों दर्शक इस समय आपको लाइव देख रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जहां टीम इंडिया सारे मैच जीत रही है। बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार 5 राज्यों में? देखिए, दोनों ही मैचेस में उधर इंडिया जीतेगी और यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में कमबैक हम कर रहे हैं, वापसी हमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने की तरफ चल पड़े हैं और तेलंगाना में हम एक डिसाइसिव फोर्स रहेंगे जी, और मिजोरम में एनडीए रिटेन करेगी। तो इसलिए जैसे हम 5वां मैच भी जीतने वाले हैं, वैसे ही इंडिया जीतने वाली है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को, ये आप देखने वाले हैं जी। लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इतनी कॉन्फिडेंट है, तो एक सवाल बनता है कि सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव में क्यों उतारना पड़ा है? स्थानीय नेता भी तो थे। ये रणनीति का विषय होता है और रणनीति पर्दे का विषय होता है, और पर्दा तब उठता है जब फाइनल नतीजे आते हैं। इसलिए हम ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? हम हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और पूरी योजना के साथ लड़ते हैं। और हमारे जो भी नेता हैं वो प्रथम दृष्टि से कार्यकर्ता हैं। इसलिए कार्यकर्ता भाव से जो उनको कहा जाता है कि आपको ये चुनाव लड़ना है, वो लड़ते हैं। कभी हम कहते हैं तुमको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाते हैं। लेकिन कुछ विश्लेषक कहते हैं बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए सांसदों और विधायकों को उतार दिया। कांग्रेस तो बहुत कटाक्ष करती है इसके ऊपर। ऐसा ना, वो इतने हक्के बक्के क्यों हैं? ये हमारे घर का फैसला है, हमने फैसला किया। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपकी तकलीफ यही बताती है कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि एक बीजेपी पे लगातार अब तो इस आरोप को लगते हुए एक जमाना हो गया है, बीजेपी के लिए आरोप लगता है कि बीजेपी इलेक्शन खुद तो लड़ती है, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी होती है, लेकिन ईडी भी होती है, सीबीआई भी होता है, आईटी डिपार्टमेंट भी होता है। और कांग्रेस कह रही है हमारे पास गारंटी होती है और वो गारंटी हमें कर्नाटक में जीत दिला के गई है। दो चीजें हैं। पहले आपने कहा कि हमारे साथ ईडी होती है, सीबीआई होती है, सब कुछ होती है। कौन सा ऐसा केस है जिस केस में किसी नेता को रिलीफ मिला हो? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि नहीं, ईडी ने गलत रेड किया? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि ईडी ने गलत केस बनाया? और कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कहीं कोर्ट में गए? एक तो गए नहीं, अगर गए तो उनको राहत मिली है। इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचारी को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही मिल रहे हैं और ईडी भी विपक्ष के नेताओं का ही डोरबेल बजा रही है, दरवाजे खटखटा रही है। ये हमारी पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों को ग्रो कराते हैं, यही तो नियत का फर्क होता है। मैं तो आज अपने भाषण में बोल रहा हूं कि कांग्रेस वहां होगी जहां भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां अनाचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां पर व्यभिचार होगा, कांग्रेस वहां होगी जहां रक्षक भक्षक बना हुआ होगा। एक सवाल जो बार बार घूम फिर के आ जाता है, वो ये आ जाता है कि ईडी उन्हीं प्रदेशों में जाती है जहां चुनाव है। छत्तीसगढ़ चली गई, राजस्थान आ गई, उससे पहले कर्नाटक चली गई थी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से ऐन पहले ईडी की एंट्री होती है? जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि वारदात के बाद पुलिस की एंट्री होती थी, चुनाव से ऐन पहले एंट्री होती है। देखिए, एक साधारण सा प्रश्न है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर कोई चर्चा करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन एक्टिव कहां होता है, ईडी कहां एक्टिव होती है? जहां फाइनेंसेस का आदान प्रदान ज्यादा होता है जी। वो कहां होता है? जहां इलेक्शन डिक्लेयर्ड होता है। अभी ये जो आपके महादेव, अब इन्होंने महादेव भी नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? महादेव ऐप अब महादेव ऐप कैसे पकड़ में आया?
एक व्यक्ति सर्विलेंस पर था, उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भूपेश बघेल को इतने पैसे देकर के आओ। अब बताइए, ईडी गई या भूपेश बघेल और इनके साथी जो एक्टिविटी कर रहे थे उसके कारण यह हुआ? तो ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। अब ये मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, आई एम नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, बट आई नो कि एक्टिविटीज वहां होती हैं। अब पुलिस कहां खड़ी होती है? मेले के बाहर ही खड़ी होती है ना, मेले में ही घूमती है ना, डिप्लॉयमेंट होती है कि नहीं होती है? मेरा अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है, कमल का फूल है या लोकल लीडरशिप है, कौन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप बताइए, आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जी दुनिया की रेटिंग में सबसे ऊपर हैं कि नहीं है? अब वो हमारे पार्टी के अगर कार्यकर्ता नेता हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि नहीं है? और मुझे कोई बात अगर जनता तक जानी है तो मोदी जी के माध्यम से वह बात सबसे ज्यादा जनता के बीच में विश्वसनीय तरीके से जाती है कि नहीं जाती है? तो अगर ये सब कुछ होता है तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदुपयोग न करें और जनता के लिए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, और देश में ही छत्तीसगढ़ भी आता है, राजस्थान भी आता है, तेलंगाना भी आता है, मिजोरम भी आता है, तो हम उनका उपयोग न करें तो मुझ जैसा व्यक्ति क्या होगा फिर? तो ये स्ट्रेटेजी का विषय होता है इसको। और इतना तो हमको अपनी पार्टी चलाने की इजाजत तो आप दीजिए ही कि हम कम से कम अपना नेता तो तय करें। हर एक कुछ ही एक छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। ये ठीक है ना उनको। अब मैं अगर ये पूछ लूं कि जब रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे तो भूपेश बघेल कहां थे जी? कौन सा नेता डिक्लेयर थे वो? ये देखिए, हम किसी के घर में झांक करके कुछ प्रतिक्रिया दें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हर घर की अपनी अपनी नीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है जी। और वो स्ट्रैटेजी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होती है। उनको भी मुबारक, वो ऐसी रणनीति बनाए और मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मेरा अगला सवाल है कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाती है, लेकिन इस बार हमने एक आंकड़ा जुटाया। राजस्थान में कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 20 पारिवारिक पीढ़ियों को टिकट दिया है। तो मतलब आप कांग्रेस से तो थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 4 ही पीछे हैं, मतलब परिवार देखिए टिकटें बांटने में। देखिए, आपके मन से मैं परिवारवाद को अच्छे ढंग से आपके सामने समझा देना चाहता हूं। व्हाट इज फैमिली डायनेस्टी, और हम परिवारवाद, किस परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं? थोड़ा सा समय लूंगा मैं। जी, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल से कई लोग देखते हैं तो उस चीजों को समझ लें। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है कि उमर अब्दुल्ला के बाद, फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती के बाद महबूबा मुफ्ती, चौटाला भाइयों के बाद चौटाला, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, और ये सब लोग, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इनके घर की और इलेक्शन कमेटी भी इनके घर की। ये जितने नाम मैंने लिए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, बाकी फुल स्टॉप। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, बाकी फुल स्टॉप। ममता के बाद अभिषेक, बीबी भाईपो, बुआ और भतीजा, बाकी फुल स्टॉप। जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर, केटीआर, कविता, उनका बेटा, बाकी छुट्टी। उदयनिधि, पहले स्टालिन, पहले करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि, स्टालिन। हमारे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले। ये इसको बोलते हैं परिवारवाद। हमारी ही पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी ही सेक्रेटरी, हमारे ही लोग, इसको बोलते हैं परिवारवाद। जहां पार्टी एक परिवार चलाती है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही इलेक्शन कमेटी है, वही सब कुछ है, उसको कहते हैं यह पार्टी वंशवाद की पार्टी है। और दुख के साथ यह कहना पड़ता है, आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी भी तो पारिवारिक पार्टी हो गई है। सोनिया गांधी सीईसी मेंबर, राहुल गांधी सीईसी मेंबर, प्रियंका गांधी सीईसी मेंबर, बाकी सब क्या कर रहे हैं? पर अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं। वो ठीक है, होंगे, लेकिन मैं परिवारवाद का आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। रखने के लिए तो रहना ही पड़ता है किसी को, वो उद्देश्य नहीं है। और उसमें भी आपने बहुत बार कोशिश कर ली राहुल को अध्यक्ष बनाने की, अब वो न माने तो क्या करना? तो ये तो आप नियत से पारिवारिक हैं,
आप नियत से पारिवारिक हैं। हम जब बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि किसी, अब ये देखिए, किसी के नेता अगर का बेटा अगर कोई अच्छा कार्यकर्ता है और वो 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, जिला का अध्यक्ष बना, मंडल का अध्यक्ष बना, बाद में वो किसी और कमेटी पर गया, लोगों के बीच में काम किया, 20 साल से काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर कभी किसी को मौका मिलता है तो इसको हम परिवारवाद नहीं बोल सकते हैं।